हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित टिमरे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो जो हमारी है, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम जिसमें कि भारतीय संविधान जो सिलेबस में इंक्लूड है अगर, तो उसमें जो प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है उसमें निश्चित तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो, है ना। और आज हम अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जो विवाद चल रहा है भारतीय प्रस्ताव संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ शब्दों पर, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये करंट का भी मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जो कि बनते हैं, है ना। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं भारत के संविधान के जो उद्देशिका उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या वो कहता है, उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। तो क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आपको जो ये मेन मेन वर्ड्स हैं जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स को जरूर ध्यान में रखना है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किस प्रकार का न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रकार का न्याय। ठीक है, फिर बात करता है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता कौन कौन सी? अगर आप देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। टोटल 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आपको वर्ड्स ध्यान रखने मेन मेन। अगला है समता। समता यानी समानता, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्ति की क्या? गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, राइट। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, कौन सी तारीख को स्वीकार किया जा रहा है? 26 नवंबर 1949, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कौन सी? यहाँ पर अगर आप देखें जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये डेट दी गई है 26 नवंबर 1949। 1949 को क्या लिखा गया है? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो आपको एक बार पूरी जो प्रस्तावना है वो अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि जो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उनको आप इजिली कर पाए। ठीक है, यहाँ पर संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, और अधिनियमित का मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लॉ बना है, कानून बना है उसके अकॉर्डिंग लागू करने वाला। ठीक है, आत्मार्पित मतलब स्वयं को अर्पित करना, आत्मार्पित। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है यहाँ पर हमने पढ़ी। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होती है। ठीक है, प्रश्न आपको जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि प्रश्न में कई बार हमारी जो है मिस्टेक हो जाती है और हम आंसर को गलत कर देते हैं। तो प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किस में से परिलक्षित होती है। परिलक्षित का मतलब होता है कि कोई चीज किस में झलक रही है। ठीक है, तो संविधान निर्माता थे, उनकी जो सोच है वो किस में से मतलब कौन सी चीज में ज्यादा दिखाई देती है हमें? प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य। चार जो है आपके सामने मौजूद हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है? प्रस्तावना। अगर आप, हमने पीछे अभी प्रस्तावना पढ़ी, दोबारा एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर बहुत सारे मूल्यों की बात की गई है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता। यानी कि जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि इन इन मूल्यों को जो है भारत के संविधान में शामिल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है, संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कि संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, उनकी जो सोच थी कि क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार से कौन से मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए, वो प्रस्तावना के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। तो मौलिक अधिकार इसका आंसर नहीं होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है और मौलिक अधिकार भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, क्योंकि जब संविधान सभा बैठी थी तो यहाँ पर प्रस्तावना को जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर उद्देश्य का प्रस्ताव जब था उसको बाद में नाम क्या दिया गया? प्रस्तावना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो उसमें हमने अभी पीछे पढ़ा तो उसमें मोटे तौर पर साफ दिखाई देता है
कि कौन कौन से मूल्यों की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रस्तावना इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है, कई बार हम मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, नहीं है। कौन कौन सा ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि मतलब कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें, ठीक है, केस को हम हिंदी में वाद भी बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम केस बोलते हैं, है ना, CASE, लेकिन हिंदी में उसको वाद बोल देते हैं, या फिर मामला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन सा नहीं है, तो बेरुवाड़ी बनाम संघ मामला, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती केस और उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर कौन सा है बेसिकली, तो हम देखें तो सही आंसर हमारा क्या है, ए है, यानी कि बेरुवाड़ी बनाम संघ मामला, जो कि आया था 1960 में। ठीक है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो नहीं आपको जरूर यहाँ पे हाईलाइटेड वर्डों पर जरूर ध्यान देना है। गलती से अगर आपने पढ़ लिया कि हिस्सा है तो आप इस वाले पर टिक कर देंगे, गोलकनाथ मामले पे। ठीक है, क्योंकि 1973 में जो, सॉरी, केशवानंद भारती मामला, 1973 में केशवानंद भारती मामला जो आया था, उसके अंतर्गत एक मुद्दा यह प्रस्तावना का भी था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, तो उस समय जो है केशवानंद भारती के अंतर्गत कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कि हाँ संविधान का भाग है। लेकिन अगर आप प्रश्न देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें कि यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो वो कौन सा केस था, बेरुवाड़ी संघ, ठीक है, बेरुवाड़ी बनाम संघ मामला 1960 में आया था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, बेरुवाड़ी बनाम संघ मामला। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ क्लैरिटी के लिए देख रहे हैं कि केशवानंद भारती कब आया था, 1973 में मामला आया था, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था वो पलट दिया था और बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये वाला ए। अगला है, प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो हमने पीछे प्रस्तावना पढ़ी, एक बार उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता और न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता या समानता, न्याय, बंधुत्व। तो आप इन चारों में से आप अगर देखें दोबारा से एक बार हम संविधान की प्रस्तावना, तो कौन सा वर्ड सबसे पहले आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो कौन सी बात सबसे पहले आ रही है, कौन सी चीज़ सबसे पहले, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है, फिर स्वतंत्रता की, फिर समता की और फिर बंधुता की। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले न्याय स्वतंत्रता की बात हो रही है, न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये वाला सही क्रम है ना। इसलिए हमने क्या है सबसे पहले क्या पढ़ा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक बार पढ़ लिया था। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख भी रहा होगा दोबारा से। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस सही है। न्याय का मतलब आपको समझ आता है कौन कौन से न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो जातिगत भेदभाव है या जो धार्मिक भेदभाव, इस तरीके से उसको समाप्त करना। ठीक है, और आर्थिक न्याय का मतलब हो गया जो अपॉर्चुनिटीज है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, आगे बढ़ने की जो अवसर है उसको देना। ठीक है, तो उसमें न्याय की बात की है, अवसर की समान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक का मतलब हो गया कि सभी को भागीदारी, राजनीति में भागीदारी करने का अवसर देना। स्वतंत्रता की बात की जा रही है ना, और समता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। ठीक है, तो यही सही क्रम है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसको भी थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न फोर्थ, प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है। कानूनी और वैधानिक प्रकृति का क्या मतलब है कि यह परिवर्तनीय है। ठीक है, यह परिवर्तनीय है। ठीक है, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपके सामने शब्द है परिवर्तनीय, ठीक है, जो शब्द है परिवर्तनीय उसका क्या मतलब है उसको देखते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय शब्द का मतलब होता है किसी चीज को लागू करवाना।
ठीक है, प्रवर्तनीय का मतलब होता है किसी चीज को लागू करवाना। तो क्या कह रहा है, प्रस्तावना कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है, यानी कि कानूनी रूप से क्या इसे लागू किया जा सकता है या सिर्फ यह एक तरीके से भूमिका जो है बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, यह प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है, यह प्रवर्तनीय नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पेन हल्का सा लैग कर रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि यह जो है परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है का मतलब क्या है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसमें सभी बातें लिखी गई है, लेकिन वो आप संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आप इसको लागू करवाइए। ठीक है, यानी कि यह परिवर्तनीय नहीं है, लागू करवाने लायक मेरे योग्य नहीं है। ठीक है, आप इस सुप्रीम कोर्ट इसको इसके आधार पर सरकार को निर्देश नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये कैसा है, परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। समझ में आएगा। तो यह परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब एक बार दोबारा देख लीजिए, जिसको लागू किया जा सके, लागू करना, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकते। तो क्यों ऐसा क्यों है, अगर आप जैसे अगर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं, परिवर्तनीय है। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वो कैसे हैं, परिवर्तनीय है, यानी कि इनको लागू किया जा सकता है। अगर आपके स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है या कि जीवन का अधिकार छीना जा रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम जानते हैं सीधा हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय जो है पूरे जांच की पड़ताल करेगा और आदेश देगा जिस भी व्यक्ति को या सरकार को कि इस व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है उसको वापस किया जाए, उनकी रक्षा की जाए। तो ये मौलिक अधिकार कैसे हैं, परिवर्तनीय है। ठीक है, इनको लागू करवाया जा सकता है। लेकिन जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से दर्शन है, संविधान का भूमिका है, लेकिन इसको लेकर आप तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात की गई है प्रस्तावना के अंतर्गत, तो हमें ये चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आंसर यही होगा कि यह संविधान का हिस्सा तो है लेकिन यह परिवर्तनीय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ड परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जो कि आज की प्रस्तावना के रूप में है। ठीक है, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, उद्देश्य प्रस्ताव जो है सबसे पहले प्रस्तावना का नाम एक तरीके से, उसको फिर कुछ चेंजेस किए गए, बाद में वो क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया था और बाद में चर्चा के बाद, विमर्श के बाद उसको कुछ वर्डों को कम ज़्यादा या जोड़कर या उसमें संशोधित करके उसको प्रस्तावना का वर्तमान जो है रूप दिया गया, जो मूल संविधान में था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के कितने शब्द हैं। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें कि सही क्वेश्चन नहीं है, वे वेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, तो इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब कोई बनता नहीं कितने वर्ड है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने अभी पूरा वो प्रस्तावना पढ़ी, यहाँ पर आप दोबारा देखें तो यहाँ पर शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोग, इस सेंटेंस से जो है संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो सही आंसर क्या है, हम भारत के लोग। तो सही आंसर क्या है, हम भारत के लोग। यहाँ पे हम भारत के लोग का क्या मतलब है, हम भारत के लोग का मतलब है, इसको शुरुआत कर इसी वर्ड से क्यों किया गया, क्योंकि जो यह बताता है कि जो संविधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दस्तावेज है, लेकिन उस संविधान, उस सत्ता को भी शक्ति कहाँ से मिल रही है, जनता से, भारत के लोगों से। ठीक है, यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, भारत के लोग ही हैं। ठीक है, उन्हें, उनसे ही संविधान को शक्ति मिल रही है और उसी के आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जा रहा है। तो सही आंसर क्या है, भारत के लोग। समझ में आया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रस्तावना में कौन सा शब्द संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, हम जानते हैं कि 1976 में, ठीक है, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, है ना, आपातकाल लगाया गया था, राइट।
और उस आपातकाल में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी को हम कहें तो चेंजेस करने पड़े थे। उसी के अंतर्गत 1976 में चेंज किया गया। हम कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया गया था। तो उसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे कि इसमें सभी शब्द इंक्लूड नहीं है, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द थे वो यहाँ पर अगर आप देखें तो समाजवाद, ठीक है, पहला शब्द कौन सा था, समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा अखंडता। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से प्रस्तावना दिखाऊं, आपको पूर्ण यहाँ पे तीनों वर्ड दिखा दूं, समाजवादी शब्द हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और तीसरा वर्ड अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जो है 1976 में जोड़े गए थे। ये मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी, मूल का मतलब होता है कि कोई चीज जब सबसे पहले बनकर तैयार होती है, तो मूल संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना, हम सभी जानते हैं। तो उस समय की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द मौजूद नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में इस तीनों शब्द मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1976 में 42वां संशोधन किया गया था और उसके द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो कौन सा सही आंसर है, गणराज्य नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, संप्रभुता। तो बेसिकली पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे सही शब्द क्या होगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, जिसको हम कई बार धर्मनिरपेक्षता भी बोल देते हैं, हल्का फुल्का इसमें अंतर होता है, हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। तो सही आंसर क्या है, धर्म निरपेक्षता, या फिर अगर उसकी जगह पंथ निरपेक्षता लिखा हो तो ये भी सही है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान का कौन सा भाग माना गया है। यानी कि प्रस्तावना को कौन सा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं, ठीक है, अध्याय नहीं, परिशिष्ट नहीं। सही आंसर क्या है, परिचयात्मक वक्तव्य, यानी कि एक तरीके से भूमिका है जिसको हमको पढ़ के समझ आता है कि अगर हम पूरा संविधान को देखेंगे तो हमें कौन कौन से मूल्यों की बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है भारतीय संविधान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। हमने देखा अभी, दोबारा से एक बार देखते हैं कि यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और यहाँ पर कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से कई बार पढ़ लेनी है। तो एक टोटल 5 प्रकार की, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या है, 5। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रस्तावना में मेंशन नहीं है। उल्लेखित का मतलब होता है मेंशन होना। तो स्वतंत्रता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा, समानता भी है, समता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समता या समानता, भ्रातृत्व, ठीक है, जिसको हम बंधुत्व बोलते हैं, ठीक है, बंधुता भी है, ठीक है, इसको थोड़ा अलग शब्द दे दिया गया है, बंधुता भी मौजूद है। बस मौजूद कौन सा नहीं है, न्यायपालिका। ठीक है, ये शब्द मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है, इसमें लिखा नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला शब्द मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हम भारत के लोग किस बात को दर्शाता है। हम भारत के लोग, हमने शुरू में बात कर ली है कि हम भारत के लोग से ही भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार को, जनता की सर्वोच्चता को, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो यहाँ पर पहला क्या है, प्रतिनिधि सरकार को नहीं। ठीक है, दूसरा जो है क्या है, जनता की सर्वोच्चता, ये सही आंसर है हमारे सामने। ठीक है, सही आंसर क्या है, जनता की सर्वोच्चता। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सही आंसर है। तो यही शब्द जनता की सर्वोच्चता जो है इसको दिखाता है। अगला प्रश्न है, भारत को प्रस्तावना में क्या घोषित किया गया है। तो भारत को कौन सा, अगर हम देखें एक बार तो संघीय गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इनमें से कौन सा आंसर ज़्यादा सही है। अगर आप देखें तो ये वाला भी क्वेश्चन पॉइंट है वो सही नज़र आता है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी सही नज़र आता है, लेकिन अगर आप ये वाला जो देखें, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन को चुनने का वो तरीका है यहाँ पर, तो हम कौन सा चुनेंगे, क्योंकि संप्रभु की बात की गई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक
गणराज्य, इनकी ही बात की गई है। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादा सही कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसमें सभी इंक्लूड हो गए। तो संप्रभु भी है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इनकी बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, न्याय शब्द किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, न्याय कौन से क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तीनों ही इस न्याय की बात कर रहा है, हमने इस पे बात कर ली है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जो भेदभाव है उनको खत्म करना, जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई जातियां, वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि सभी को जो है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्थिक न्याय को भी इंक्लूड किया गया है ना। तो वो कौन कौन से न्याय की बात करता है कि चाहे वो कोई भी व्यवसाय करने की बात हो, या फिर हम बात करें कि भारतीय जो सेवाएं हैं, ठीक है, सरकारी सेवाएं, उनमें समान अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। और राजनीतिक न्याय की राजनीति में सहभागिता, जो भागीदारी करने की बात करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सभी जो है पॉइंट्स ये सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रस्तावना को संविधान में कहाँ रखा गया है। संविधान में कहाँ रखा गया है मतलब कौन से हिस्से में। हम जानते हैं कि संविधान में विभाग हैं। ठीक है, संविधान में भाग हैं, टोटल 25 भाग है वर्तमान में। ठीक है, ऐसे ही अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है, और परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट का मतलब होता है जो ग्लोसरीज हैं या फिर, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना उसको कहाँ रखा गया है, पहले अध्याय में। ठीक है, और संविधान के प्रारंभ में, या फिर संविधान में अनुच्छेद 1 में, या फिर परिशिष्ट में। तो सही आंसर क्या है, संविधान के प्रारंभ में। ठीक है, सही आंसर क्या है, संविधान के प्रारंभ में। प्रस्तावना की वैधता की पुष्टि किस निर्णय से हुई। ठीक है, वैधता का मतलब हमने अभी पीछे एक प्रश्न आया था, उसी में समझा था कि जो केशवानंद भारती 1973 का मामला आता है। ठीक है, 1973 में एक मामला आता है केशवानंद भारती मामला, जिसके अंतर्गत यह है सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की जो बेंच बैठी थी, उसने यह फैसला दिया था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि 1960 में जो बेरुवाड़ी केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अपने निर्णय को पलट दिया 1973 में केशवानंद भारती केस के अंतर्गत, और कहा कि हाँ, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो यानी कि इसकी वैधता की पुष्टि की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित है। यानी कि हम जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो विभिन्न देशों से प्रेरित होकर जो है बनाया गया है, या फिर हम कहें स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं बहुत सारे देशों के संविधान। तो उसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, लेकिन बात कर रहा है कि प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो सही आंसर है अमेरिका से। किससे, अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है उससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है। ठीक है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधन किया गया था। तो हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये सही आंसर है। ठीक है, कौन सा सही आंसर है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, राइट। और इस तरीके से अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तावना में समानता किस प्रकार की है। कौन सी समानता की बात कर रहा है, अवसर की समानता, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, स्थिति की समानता, कार्य की समानता, या वेतन की समानता। तो सही आंसर क्या है, अवसर की और प्रतिष्ठा की, है ना। प्रस्तावना में भ्रातृत्व या बंधुत्व, ठीक है, बंधुता, भ्रातृत्व शब्द नहीं है मौजूद, लेकिन उसी को हम क्या बोलते हैं, बंधुता भी बोलते हैं। तो का अर्थ है समानता, भाईचारा, तो भाईचारा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य का क्या अर्थ है। राजा का शासन, जनता द्वारा चुना गया शासक, या तानाशाही एकाधिकार। तो सही आंसर क्या है, जनता द्वारा चुना गया शासक। गणराज्य का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। हम सभी रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट, 26 जनवरी को। ठीक है, रिपब्लिक का या गणराज्य का मतलब होता है जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का है वो जनता के द्वारा चुना जाता है,
उसको हम उस राष्ट्र को हम गणराज्य बोलते हैं। जैसे भारत है, भारत का राष्ट्रपति जो है भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है। भले ही सीधे तौर पर हम वोट डालने नहीं जाते, लेकिन जो है हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भले ही अप्रत्यक्ष रूप में लेकिन जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है। तो गणराज्य उस राज्य को बोलते हैं, उस राष्ट्र को बोलते हैं जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है जनता के द्वारा चुनाव के द्वारा चुना जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ठीक है, तो ब्रिटेन का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है? राजा या फिर रानी होती है ना। आप जानते हैं राजा या फिर रानी होती है जिसको चुना नहीं जाता, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है लेकिन वो गणराज्य नहीं है। भारत गणराज्य और लोकतांत्रिक दोनों ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, समाजवाद शब्द प्रस्तावना को कब जोड़ा गया? हमें दोबारा वही सेम क्वेश्चन आ गया। 1976 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें से समाजवाद, सोशलिज्म एक शब्द था। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा होगा। समाजवाद का अर्थ होता है कि जनता का कल्याण। क्या होता है? अधिकतम से अधिकतम जनता का कल्याण, राइट, यानी कि लोगों का वेलफेयर करना ही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, दूसरा शब्द आपने साम्यवाद सुना होगा जिसको कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था, या फिर हम कहें उसको जो है पूरे विश्व में फैलाया था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि अगर आपको समानता या फिर अपने जीवन को बेहतर करना है तो आपको समानता लानी है, तो आपको हिंसक क्रांति करनी होगी। वो क्या था? साम्यवाद। लेकिन साम्यवाद बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, लेकिन भारत में समाजवाद अपनाया गया। समाजवाद का मतलब क्रांति या फिर खून खराबा नहीं है, बल्कि जो है आपसी सहयोग से जनता का कल्याण करना है। ठीक है, सरकारी नीतियों से। तो समाजवाद शब्द 1976 में ऐड किया गया था। आखिरी 3 प्रश्न आपके सामने है कि प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या अर्थ है? ठीक है, सॉवरेनिटी, विदेशी नियंत्रण नहीं, राज्य का शासन नहीं, स्वतंत्रता और सर्वोच्चता। ठीक है, ये ज्यादा सही यहाँ पर है। तो संप्रभुत्व का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र या फिर एक ऐसा राज्य जो कि अपने निर्णय खुद लेता है, वो किसी बाहरी शक्ति के दबाव में काम नहीं करता है या फिर आंतरिक शक्ति के दबाव में काम नहीं करता है, उस अपने निर्णय खुद से लेता है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु, जैसे भारत है। ठीक है, तो भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि प्रस्तावना का अंतिम वाक्य कौन सा है? अंतिम वाक्य है, तो एक बार देख लेते हैं प्रस्तावना को दोबारा से। अंतिम वाक्य यहाँ पर क्या है? एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, हम संविधान को क्या करते हैं? संप्रभुता एकता सुनिश्चित करते हैं? नहीं, हम भारत के लोग, ये तो पहला सबसे पहला तो ये नहीं होता था। हम संविधान को अंगीकार करते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? हम सॉल्व में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये याद सही है, समझ में आया। अगला प्रश्न क्या है? क्या प्रस्तावना को संविधान के किसी भाग की तरह लागू किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। हमने अभी देखा था कि संविधान का भाग तो है लेकिन उसको परिवर्तनीय नहीं है, वो उसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो संविधान को समझने में मदद करता है, किसी केस को सॉल्व करने में मदद करता है, किसी केस को समझने में मदद करता है, लेकिन आप उसको लागू नहीं करवा सकते। नहीं है, कानून नहीं है, आंशिक रूप से केवल न्यायपालिका द्वारा। तो सही आंसर क्या है? ये है। ठीक है, उसको लागू नहीं किया, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसको एक और बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रस्तावना का अंतिम वाक्य कौन सा है? ठीक है, ये नहीं है, हम जानते हैं। हम यह संविधान अंगीकृत करते हैं, हम भारत के लोग हैं, संप्रभु एकता सुनिश्चित करते हैं, हम सॉल्वली रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये चारों उसमें से लगभग हमें दिख रहा है कि कोई मैच कर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, स्वयं को जो है समर्पित करते हैं। तो सही आंसर वैसे ये होगा। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में ये शब्द लिखा गया है तो अंतिम वाक्य यही होगा, उसमें कोई मैच कर नहीं रहा वैसे ढंग से अगर हम देखें। लेकिन अगर हमें फिर भी चुनना हो तो हम कौन सा चुनेंगे? ये तो हम या तो हम ये चुनेंगे या फिर हम यह चुनेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक चुनेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला है और ये मिडिल में है, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा और ज़्यादा सही है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 25 प्रश्न आपके सामने हैं और हमने इन पर चर्चा की, और इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये आप कई बार पढ़ें तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं संविधान की जो उद्देशिका है वो दर्शन का काम करती है, समझने में मदद करती है कि संविधान में किन किन मूल्यों की बात की गई है, लेकिन यह परिवर्तनीय नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इस तरीके के वीडियो जो है जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी में कई सारे एग्जाम्स होते हैं और कई ऐसे आपका एमटीएस एग्जाम आने वाला है, उससे संबंधित हम कई सारी और चीज़ें देखेंगे।